कुछ लोग तुम लोग को भी करना पड़ेगा, और सिलेक्शन के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रही सबको? क्यों भाई, स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही? यस सर, दिख रही। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पे थे? हम सर लोग इस पे थे। हाँ बोलो। सर ये ज्योग्राफी सर थोड़ा सर आप आराम से पढ़ाया करिए सर। सर एक तो हिंदी में रहता है तो और नहीं समझ पहली में बात, आता। अभी अभी तुम उतना ज्यादा टेंशन मत लो, ये जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जा रहा है। अगर हम आराम कर दिए तो कंप्लीट ही नहीं हो, 700 पेज की बुक है। तो तुमको जितना समझ आ रहा है उतना समझते चलो, उसको अपने से भी लगाते चलो, और बाकी जो चीज नहीं समझ में आए तुम अलग से पूछ सकते हो, पर इसमें सर हमें कह रहे स्लो। हैं सर जो ये दीदी भेजी है यूपी स्पेशल वाला हाँ ROR वाला, तो सर इसमें हाँ, तो मतलब 250 पेज हैं तो पूरा मतलब सॉल्व करना है। हिंदी का एक यूपी है नहीं स्पेशल। यूपी का, ऐसे कुछ यूपी यूपी स्पेशल कुछ में भेजी है पता उत्तराखंड नहीं। उत्तराखंड मत पढ़ना, 180 पेज तक पढ़ना है यूपी तक, ठीक है। और उसमें सॉल्व नहीं करना है, उसके सवाल बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, उसको पढ़ लो, यूपी की जानकारी मिलेगी तुम्हारे इंटरव्यू में, तुम्हारे एग्जाम में, मेंस में, सब में फायदा करेगा, ठीक है। और यूपी की हो तो तुमको यूपी तो जानना चाहिए ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ तो उसको पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो अभी एक्चुअली श्वेता, ये चीजें जो है जितना इसमें से बेनिफिट मिल रहा है उसको देख लो, क्योंकि यहाँ पर भी 1 महीने बाद एग्जाम है, हम उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाकी चीजें तो है ही हैं। वैसे तो ये चीजें तो वो खाली लगाना था तुम लोग को। अब देखो यहाँ पर देखोगे, सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत में निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो आपको पता है कि कौन सा हुआ था? कोरोमंडल, क्योंकि उधर से आई थी सुनामी ना। एक मिनट, मैं बीच में किसी दिन टाइम मिलेगा तो बजट खत्म करूंगा। सन 2004 की सुनामी में कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। ये हुदहुद चक्रवात आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि उस समय का था। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कब कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो सुनामी वार्निंग सेंटर किधर है? हैदराबाद में। भारतीय मौसम विभाग, विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी सबसे पहले कोलकाता में हुई थी, फिर इसे 1905 में शिमला में, फिर पुणे में, और 1944 में दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप देखिए कहाँ कौन सी प्राकृतिक आपदा आएगी। तो बाढ़ कहाँ पे आएगा? बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में ही आएगा बाढ़, ठीक है। और जो है भूकंप कहाँ आएगा? हिमालय के पास। हिमालय में। में सूखा कहाँ पड़ेगा? सूखा पड़ेगा तुम्हारा मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात कहाँ पर आएगा? झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में। उड़ीसा में ही जो चक्रवात आएगा, चक्रवात साइक्लोन है ना, साइक्लोन तो उड़ीसा में ही आएगा, नॉर्दर्न उड़ीसा, झारखंड के इलाकों में, बंगाल की खाड़ी से होकर। की खाड़ी में। तो बी आंसर है इसमें। देखिए इसमें जो है भारत में भूकंप प्रभावित हिमालय है, और जो है सूखा मध्य पूर्वी भारत है, चक्रवात वही है तुम्हारा उड़ीसा, ठीक। हिमालय में भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बढ़ी क्यों है ये? क्योंकि वहां पर हम लोग अब हिमालय को भी खोदना शुरू कर चुके हैं, इसलिए बढ़ी है, सिंपल सी बात है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी अधिक गर्म होती है, इसीलिए इसे। अब पहले अरब सागर ठंडा रहा करता था, लेकिन अब चूंकि अरब सागर भी गर्म होने लगा है तो वहां पर भी चक्रवात बढ़ने लगे हैं, ठीक है। साइक्लोन जो है पहले ज्यादा कहाँ आते थे? बे ऑफ बंगाल में, लेकिन वहां गर्म ज्यादा होता था। लेकिन अब चूंकि, अब बे ऑफ बंगाल जानते हो क्यों गर्म होता था? बे ऑफ बंगाल ज्यादा क्लोज वो है, मतलब इनक्लोज है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, और जमीन का उस पर प्रभाव ज्यादा होने की वजह से वो गर्म ज्यादा रहता था। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरब सागर भी गर्म होने लगा। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। जो वेस्टर्न घाट की तुलना में ईस्टर्न घाट जो होता है वो साइक्लोन से ज्यादा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। ईस्टर्न घाट ही तो है बे ऑफ बंगाल में। और भारत की जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट मतलब वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट है, वो जो है नॉर्थ ईस्टर्न व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। बिल्कुल, जो नॉर्थ ईस्टर्न हवाएं होती है व्यापारिक ट्रेड विंड्स, वो आती हैं ऐसे, लेकिन उसकी वजह से
साइक्लोन से कोई लेना देना नहीं, तो दोनों ही सही है, लेकिन साइक्लोन का तो अलग फंडा है ना। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में, अब एक्चुअली ये दोनों ही सही है। कोयना क्या है, एक जगह है, वहां पर एक फ्रैक्शन है और वहां पर एक बांध बना दिए ये लोग उसी के ऊपर, उसकी वजह से उसको उसका जो है वो चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है और इसकी वजह से वहां भूकंप आने की संभावना, कि वो एक सेफ एरिया है, हल्का सा ही वहां पे वो है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? उड़ीसा में बहुत आता है। और भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, देखिए जो भी लोग हिंदी में नहीं दिक्कत है वो इंग्लिश में अपनी वो खोल लिया करें और साथ में पढ़ लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देश के पहला कहाँ पर? लातूर महाराष्ट्र में हुआ है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो देखो जो कर्नाटक का पठार है वहां भूकंप सेफ जोन है, उस जोन में नहीं आता। वो जोन आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में दिया था, तो उसमें उत्तराखंड है ही है, हिमाचल है ही है, कच्छ भी है। कच्छ में भी भूकंप आया था ना एक बार बहुत तेज, भुज में। भारत में कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 5 है आपके, देखो जोन ये है ना, जोन 5 तक है, जोन 5 में बांटा गया है उसको, ठीक है। जोन्स भी आप लोग देख लीजिएगा। सर इसका कौन आंसर 4 है। अच्छा 4 में बांटा गया, तो ये 5 दिखा रहा है, जोन 5। 1 नहीं है इसमें। जोखिम अंचलों में, भूकंप जोखिम अंचलों में जोन 4 सेकेंड, जोन 3, जोन, अच्छा वो भूकंप जोखिम में नहीं आएगा, जोन 1, ठीक है। तो जोन 4 है, सॉरी जोन 4 ही है, जोन 1 उसमें नहीं आता। भुज में को किस में पड़ता है ये तो देखना पड़ेगा मैप में आपको, भुज किस में पड़ता है, जोन 4 में पड़ता है कि जोन 3 में पड़ता है, वो एक मैप है, वो मैप आप देख लीजिएगा। और वो मैप इसमें दिया नहीं, इसमें दिया है क्या मैप वाला, जोन वाला? ये देखो दिया है, ये देखो सबसे पहला जो है जोन 5, कौन सा वाला है? ये वाला, सबसे ज्यादा भूकंप यहाँ पे आने वाले। फिर आपका जोन 4 उसके बगल वाले इलाके हैं, इसमें भुज देखो यहाँ पे तुम्हारा जोन 5 में ही ये आ रहा है तुम्हारा, ये रन कच्छ ऑफ रन, ये जोन 4 में आ रहा है तुम्हारा ये सब इलाके, ठीक। और जो मध्यम तीव्रता वाले हैं जोन 3 वो देखो इसमें है। और वो सबसे कम सेफ वाले जोन है जोन 2, ये इलाके हैं जहाँ भूकंप के चांसेस बहुत कम है, ठीक। और यहाँ पर तुम देखोगे कि अंडमान निकोबार भी जोन 5 में आ रहा है और लक्षद्वीप जोन 4 में आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम थोड़ा सा मैप को विजुलाइज करोगे तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह वाले हो जाएंगे। एक मिनट, तो हम लोग कहाँ पे थे? हैदराबाद का देखना था कि कहाँ पर आ रहा है हैदराबाद। किधर था? नीचे था ना ये। तो हैदराबाद भुज जो है 4 में आ रहा था, देखे ही थे, सही है। हैदराबाद फर्स्ट तो जोन ही नहीं, हैदराबाद सेकेंड में आ रहा है। और श्रीनगर 5 में आ रहा है। भुज भी 5 में आ रहा था, 4 में नहीं, 5 में आया था, बहुत ज्यादा उसमें था। और श्रीनगर भी 5 में आ रहा था। तो यहाँ पर तुम्हारा सुमेलित जो है भुज भी 5 में, तो गलत दिया ही हुआ है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ों की बारंबारता बढ़ गई है, बिल्कुल बात है। और इसमें सिल्टेशन का भी वजह है। होता यह है कि तुम्हारा जो नदी आती है साथ में बहुत मलबा लेके आती है, और जब मलबा ले नीचे तली में जमा करती रहती है तो उसका तल बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना मार्ग इधर उधर भटकती रहती है और बाढ़ की संभावना बढ़ती है। तो ये वजह तो है ही, सिल्टेशन भी एक वजह है। और साथ में अर्बनाइजेशन वजह है कि नहीं, अर्बनाइजेशन वो भी यस वजह है। सर। यस सर, यस। बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में बहुत बाढ़ आती है, अभी आजकल तो असम में भी बहुत आ रही है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा बारिश होती है। बिहार के बगल में भी है, तो वहां सबसे ज्यादा वो आता है, बाढ़ आता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देश में करती हैं, और भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, ये तो सही है, मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है, हाँ बहुत आपदा आती है।
मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो और प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जरूरी थोड़ी है 2, 3, 4 होना चाहिए। अब ऐसा कंफर्म थोड़ी कह सकते हैं कि सर्वाधिक क्षति वो विकासशील देशों में ही करेंगी। हाँ ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा सकता। 2, 3, 4 मुझे लगता है। इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, अच्छा ये दिया हुआ है, डिजास्टर फ्री उसमें दिया है, आपदा मुक्त होना चाहिए, आपदा इंग्लिश में डिजास्टर फ्री दिया है, तब तो 1 to 4 हो गए। ठीक है, आपदा मुक्त कहाँ है इंडिया? बाढ़ कहाँ आएगा? बाढ़ वही आएगा, पढ़ लिए हम लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। भूकंप कहाँ आएगा? हिमालय में। सूखा कहाँ आएगा? पश्चिम मध्य भारत के क्षेत्र में। और सुनामी भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्र में। समुद्री चक्रवात, तूफान, तौकते, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन करंट का है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो वही टेम्परेचर। चक्रवात का मेन कारण टेम्परेचर होता है, वहां हवाओं सवाओं का रोल कम होता है, एक टेम्परेचर होता है, कॉइलिस फोर्स होता है। हाल में समाचारों में चाहे ओखी तो करंट का हो गया। अब मिट्टियों पे आ जाते हैं हम लोग। भारत में निम्न मिट्टियों में कौन बसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी है? तो आपका सिंपल सी क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी, जो काली मिट्टी है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? ज्वालामुखी चट्टानों के चीज, उससे ही तो काली मिट्टी बनी है। इजी क्वेश्चन आईएएस में आया था। रेगुर किसको कहते हैं? काली मिट्टी को। रेगुर कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, इसको रेगुर के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टी काली होती है, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ह्यूमस कहाँ से होगा? उसमें ह्यूमस होता है क्या उसमें रेगुर मिट्टी में? नहीं सर। हाँ तो वो पेड़ों से बनी है। ह्यूमस तो कहाँ होगा? जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाएंगे। इनमें लोहा होता है, चूना होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब भी होता है। नाइट्रोजन कम होता है, फास्फोरस भी कम होता है, जैविक पदार्थ भी कम होता है। कपास के लिए रेगुर मिट्टी। करेवा जो होता है वहां पर क्या होता है? केसर। आप लोगों को पता है ना करेवा, वही वो वाला वहां पे जो तुम्हारा। जम्मू कश्मीर। हाँ गुड। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, उसमें जैव तत्व प्रचुर होता है। नहीं, वही चीज 2 बार पूछ दिया। देखो यही चीज इसमें पूछा, और देखो वो जो रिपीटिंग क्वेश्चन 99 2030, इसीलिए बोल रहे हैं लगा लो रिपीटिंग, तुमको 10-15 क्वेश्चन मिल जाए। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, इसमें नाइट्रोजन और जैव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर देखो यूपी पीसीएस मेंस में तीसरी बार पूछा है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को, क्योंकि उसमें जो होता है वो पानी वानी जो होता है ना, वो एक्चुअली उसमें एयरिंग नहीं करनी पड़ती, वो अपने से क्या होता है उसमें दरार पड़ जाती है। ठीक है। कौन सी मिट्टी कपास के लिए काली मिट्टी? लावा मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? लावा मिट्टियां मालवा पठार पाई जाती है, मालवा के पठार पे लावा मिट्टी पाई जाती है। देखो 1998 में, फिर यूपीपीसीएस की जीआईसी में 2010 में। इस मृदा की सच्चाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। कौन सी है? काली मिट्टी। इसमें जो है कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी, इतना आसान क्वेश्चन। हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब लैटराइट में आते हैं। लैटराइट कहाँ पाई जाती है? जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर लैटराइट पाई जाती है। तो भारत की लैटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो वे साधारणतः लाल रंग की होती है, ये तो बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन और पोटास, देखो हमारे इंडिया में मैक्सिमम मिट्टियों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, मैक्सिमम में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और पोटास की भी जो है इसमें तो पोटास की भी कमी पाई जाती है। पोटास की भी मैक्सिमम मिट्टियों में कमी ही पाई जाती है। इनको राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं भाई। लैटराइट मिट्टी कहाँ होती है? जहाँ बारिश होती है, केरला वेरला में। इसमें टेपियोका और काजू की अच्छी खेती होती है। तो ये मिट्टियां जो इसमें लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, जबकि नाइट्रोजन भी नहीं होगा, पोटास भी नहीं होगा, चूना भी नहीं होगा, जैविक पदार्थ भी नहीं होगा। इसका विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में होता है और इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। लैटराइट मृदा जो है उच्च ताप भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, बिल्कुल नहीं, इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है और ना पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल से आवश्यकता कम है। और अधिकांश आंध्र
प्रदेश की मृदा लेटराइट है। अधिक आंध्र प्रदेश में लेटराइट नहीं पाई जाती, रेड रेड सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पर देखोगे कि उस समय नेट सोन एरिया है, तो उस समय का क्वेश्चन था करंट का। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? मालाबार में पाई जाती है। कोरोमंडल में नहीं पाई जाती, किधर पाई जाती है? मालाबार में। और कौन सा कथन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? इनमें चूना देखो, ये आर्द्र एरियाज में मिलती, हाँ। बहुत ज्यादा डीके उसमें लीचिंग होती है, हाँ। इनकी उर्वरता कम होती है, हाँ। चूना पत्थर प्रचुरबंद नहीं। बाद में निम्नलिखित में कौन सी मृदा लोहे की, देखो लेटराइट में मिट्टी में बहुत लोहा पाया जाता है। हम लोग जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में देखेंगे कि भारत की कौन सा सही कथन बोल रहा है, तो यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के 14% नहीं 33% हिस्से में है। इसमें फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, हाँ। इसमें पोटास भी पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें भी कम होता है और ह्यूमस भी कम होता है, क्योंकि मैदानी इलाकों में ह्यूमस उतना नहीं मिल पाता, तो आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में यह मिट्टी रेर, तूर, चौपान जैसे नामों से जाए नहीं, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं, तो गलत हो गया। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन है? तुम्हारा यही जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? एलुवियल सॉइल। नदियों से एलुवियल सॉइल। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है एलुवियल सॉइल, तुम्हारा सबसे ज्यादा मिलती है। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा सबसे ज्यादा? एलुवियल सॉइल। पुरानी एलुवियल सॉइल को क्या बोलते थे? बांगर। नई को खादर। निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जो बलुई मिट्टी होती है ना, बलुई दोमट, एलुवियल सैंडी सॉइल, उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है। फिर जो दुमटी या लोम मिट्टी में से मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो इसमें जो तुम्हारी लोमी सॉइल होती है, उसमें सब पाया जाएगा। बालू का भी कण पाया जाएगा, क्ले का भी पाया जाएगा, गाद भी पाया जाएगा, सब पाया जाता है। सर इसको कछारी भी बोलते हैं जलोढ़ को, कछारी। कछारी मतलब कि वो लेकर आ रही है उसको साथ में। एलुवियल इंग्लिश में, हिंदी में कछारी भी वो लिख दिया होगा, लेकिन वो एलुवियल ही लिखा होगा इंग्लिश में, इसलिए उसका आंसर वो। देखो जलोढ़ कहाँ पाई जाएगी? यूपी में। काली कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र में। लाल आंध्र प्रदेश में। मरुस्थली राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो वहां पर जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में। फास्फोरस भी वहां अच्छा पाया जाता चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा के नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो भैया मटर, लेग्यूमिनियस सॉइल, लेग्यूमिनियस क्रॉप। तो मटर हो गया, मूंगफली हो गया, जितने भी इसे होंगे, इससे नाइट्रोजन मिट्टी को मिलता है। भूमि की उर्वरता के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? वही उड़द उड़द दाल वाले। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कई लाल मिट्टी पाई जा रही। मिट्टी के इस रंग का कारण क्या है? वही फेरिक ऑक्साइड, उसमें वो जो आयरन का ऑक्साइड पाया जाता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की का सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सी है? तो आपको ज्यादातर जस्ता मिलेगा। जस्ता हमारे ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा भी है, गोला भी मान लो। जस्ता की कमी होती है हमारी मृदाओं में। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो हमारे यहाँ ह्यूमस हिमालय की मिट्टियों में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, तराई में पाया जाता है। हिमालय की मिट्टियों में सब में नहीं पाया जाता। सर्वाधिक क्षेत्र बना जाते हैं, तो हिमालय में आप देखोगे कि वन बहुत है। को ये क्या है? करेवास मृत्तिका, जो जाफरान, ये तो कश्मीर में पाई जाती करेवा। पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में अच्छा खासा जल धारण की क्षमता होती है, इसलिए पौधों में सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है, चिकनी में। ठीक है। निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो जो क्ले होती है ना, वो सबसे कम छोटे छोटे कणों की होती है। उससे ऊपर तुम्हारा गाद वाला होता है और सबसे मोटा होता है बालू वाला। ये क्या है? मटासी, क्या मतलब क्या है यार? इंग्लिश में कुछ लिखा है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सर इंग्लिश में लाल और मटासी है। पीली मिट्टी होती है। तो लाल पीली मिट्टी होती है, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती होगी। ओके। अब हम लोग अम्लीय और क्षारीय मृदा को देख लेते हैं। जब पीएच का मान 7 से कम होगा अम्लीय मृदा हो जाएगी, पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा क्षारीय मृदा हो जाएगी। तो जब अम्लीय मृदा हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो हम लोग चूने का यूज करते हैं। इस मिट्टी को जो है पीएच मान 7 से अधिक होता है, नहीं भाई, इसका 7 से कम होता है। ठीक है।
नहीं किसका, अच्छा ऊसर मिट्टी की बात कर रहा है। तो ऊसर मिट्टी जो होता है वो तो वो होता है ना, खारी मिट्टी को बोलते हैं। इसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। चूने का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, जो एसिडिक होती है। ऊसर मिट्टी पीएच का मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पाइराइट, जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जिप्सम का यूज किया जाता है इसमें। सामान्य फसल उगाने के लिए कितना होना चाहिए पीएच, 6 से 7 के बीच में। तेजाबी मिट्टी, इसका मतलब एसिडिक मिट्टी जो है उसमें हम क्या डालेंगे, जो एसिडिक मिट्टी है उसको सही करने के लिए हम लोग लाइम का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी में खारापन का इस्तेमाल या क्षारीयता को कम, बेसिक चीजों को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो एसिडिक के लिए लाइम और बेसिक के लिए जिप्सम, ये सब भी फेमस क्वेश्चन है। फिर जिप्सम का उपयोग करके हम क्षारीयता को कम करते हैं। सबसे ज्यादा क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। जैसे हम लोग गुजरात मार देंगे, लेकिन देखो यहाँ आंसर है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 2129 हेक्टेयर सॉरी स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्षारीय है, बड़ी बात है। जबकि हमें लग रहा है गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो इसमें जो है, इसमें तो उत्तर प्रदेश दे रहा है। बाद में मरुस्थलीकरण लवणीय जो है वो अलग है, ये तुम्हारा क्षारीय है। लवणीय में तुम्हारा सबसे ज्यादा गुजरात है, फिर हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश, सॉरी गुजरात है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है। तो हमारा गुजरात में लौड़ी में राजस्थान नहीं है, राजस्थान ऑप्शन ही में नहीं है। और उसमें देख लेना लवणीयता में सबसे ज्यादा प्रभावित मिट्टी जो है, वहां पर राजस्थान में तो मरुस्थल पाया जाएगा ना, मिट्टी ही कम है। तो मरुस्थली वाला है, इसको लवणीय प्रभाव से वहां भी रहता ही है, लेकिन गुजरात में अच्छा खासा डाटा देख लेना, मेरे ख्याल से उसमें भी होगी एग्रीकल्चर में, इसमें डाटा होता है। सबसे ज्यादा भैया गुजरात में ही होता है सैलिनिटी मृदा में। हाँ सैलिनिटी सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। और उसके बाद यहाँ पर डेटा दे रहा है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश मुझे लगता है, उसके बाद से राजस्थान होगा। इसमें इसने डाटा नहीं दिया, ठीक है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। मृदा की लवणीपन भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और सिंचित भूमि पर लवणीपन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें पानी को अपारगम में बना देता है, ठीक है, इसकी वजह से दिक्कत होता है। निम्नलिखित में कौन, अपारगम मतलब इनट्रांसपेरेंट बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के लिए यूज होती है, तो चाय के लिए एसिडिक मिट्टी यूज होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाद में किस चीज, देखो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस तो मिलेंगे मिट्टी वाले, तो पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से। बाद में से निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। शिवालिक की पहाड़ियों में बहुत मिट्टी, क्योंकि वहां पर देखोगे लैंडस्लाइड ही हो जाता है। और चंबल की घाटी में बहुत ज्यादा रिवाइंस होते हैं, हम लोग ने देखा है ना कि वहां पे बहुत बड़े बीहड़ होते हैं, तो मृदा अपरदन होता है। मुरैना में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिट्टी का कटाव। चंबल की घाटी में जो खो गड्ढे का निर्माण होता है, उस किस प्रकार की जो गली इरोजन है ना, गली इरोजन का उदाहरण है। अब सॉइल इरोजन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी की बूंदें पड़ेंगी, तो उसको क्या कहेंगे, स्प्लैश इरोजन। फिर उसके बाद क्या होगा, शीट पूरी चली जाएगी, शीट इरोजन। फिर एक छोटी सी नाली बनेगी, रिल अपोर्जन। फिर बड़ी होगी गली, फिर जो है स्ट्रीम चैनल में बदलेगा। तो ये तो हम पढ़ाई चुके हैं। सबसे पहले बूंदे पड़ती हैं तो स्प्लैश इरोजन होता है। फिर वो बूंदे एक जगह इकट्ठा होती है, पूरी शीट को लेकर चली जाती है, शीट इरोजन होता है। फिर एक जो एक आध छोटी सी गड्ढी बनती है, उसको रिल अप इरोजन कहते हैं। फिर बड़ा होता है गली इरोजन, और फिर स्ट्रीम चैनल इरोजन। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो देखो सोरघम जो है उसके उगाने से जो है भूमि का अपरदन बहुत ज्यादा होता है अन्य फसलों की तुलना में, ठीक है। सबसे कम इसमें लिखा है क्लोवर। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग जो फसल को चेंज, तो ये बीज संशोधन नहीं है उसका प्रयोग, उससे हम लोग उर्वरता प्राप्त करने के लिए नहीं करते। बीज संशोधन तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। फसल चक्र आवश्यक है किस लिए, अगर हम क्रॉप रोटेट करेंगे तो जो उसकी फर्टिलिटी है मृदा की वो बढ़ जाती है। मृदा संरक्षण में संदर्भ में निम्नलिखित पिछली पद्धतियों का विचार कीजिए। शस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, वायु रोध, कौन कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं, बताइए। फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़ उसमें लगाते हैं क्या,
नहीं भैया। हम लोग वो बनाते हैं, टेरेसिंग बनाते हैं, वायु रोध करते हैं। तो ये तुम्हारा तो इजी क्वेश्चन है 1, 3, 4। इसमें से कौन कौन संबंधित है? तो वेदिका कृषि, ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय तुम्हारी जल, उपोष्ण कटिबंधीय जल वनोन्मूलन। ये क्या मतलब, इंग्लिश में क्या लिखा है? भारत में मृदा अपरक्षण समस्या किसकी वजह से होती है? तो वन हटाने से होती है, और किसकी वजह से होती है? मृदा तो वन हटा दोगे तो उसकी वजह से, वेदिका कृषि से थोड़ी होगी, उष्ण कटिबंधीय Yes, जलवायु की। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन लगा के, वन तो लगा के सब, गर्मी कम की जा सकती है। तो दूसरा क्वेश्चन फिर से आया है। निम्नलिखित पद्धति में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है? भूमि को कम या शून्य जुताई, और जो है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना, जिप्सम, और फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो इन सब से, तीनों से ही जो है आपका कृषि में जल संरक्षण बचता है, जल को संरक्षित रखते हैं, वाष्प बन के उड़ता नहीं है, और उसका बेहतर इस्तेमाल होता है। अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति जो है कल देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ धीमे धीमे चल के हम लोग खत्म करते चले जा रहे हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। प्रणाम सर।